गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए, जो बेटा आज आपका टेस्ट नीट टेस्ट 13 हुआ है, उसमें केमिस्ट्री के बेटा जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दो चैप्टर थे बेटा इसमें, केमिकल काइनेटिक्स और एल्काइल हैलाइड एंड हेलोएरिन। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के नीट 13 के केमिस्ट्री का बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के इस मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए इस मिशन के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 46, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन दिया, विच फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ठीक, तो देखो बेटा, ए के टर्म्स में रेट क्या होगा, -1/2 DA/dt, -1/2 DA/dt ए के टर्म्स में बेटा। तो देखो बेटा, पहला वाला फोर्थ वाला बेटा आपका करेक्ट है। बी के टर्म्स में बेटा -dB/dt होगा, ये भी करेक्ट है। सी के टर्म्स में बेटा 1/3, यहाँ तक तो सही है, dC/dt भी सही, लेकिन ये माइनस के कारण बेटा गलत है। और डी वाला बेटा डी कैपिटल D/dt बेटा ये भी सही है। तो हम लोग बेटा गलत वाला ढूंढ रहे हैं, तो गलत वाला आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। तो 46 का बेटा फर्स्ट। अगला देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन है, x गिव्स 2y + z। ठीक बेटा, इन्होंने क्या बोला बेटा, इनिशियल प्रेशर बेटा कितना है, 400, नो रिएक्शन 0 मान लो बेटा इसका x mm खर्च हो गया, तो y का बेटा कितना बनेगा, 2m, सॉरी, y का बेटा बनेगा 2x और z का कितना बनेगा, x। ठीक, तो जरा डाल्टन्स लॉ लगाओ, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, x कैंसिल, ये बेटा कितना दिया है, 1000, तो 2x बराबर बेटा कितना हुआ, 600, तो x बराबर बेटा कितना आया, 300, x बराबर बेटा कितना आया, 300। तो देखो बेटा इसका पे कितना प्रेशर डेवलप हुआ, 300, इसका कितना डेवलप हुआ, 600, 400 - 300 इक्वल टू बेटा 100, तभी देखो बेटा 1000। अब बोलो बेटा आपको k निकालना है, k का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, 2.303 अपॉन टी, टी बेटा कितना है, 20 मिनट, लॉग इनिशियल प्रेशर बेटा रिएक्टेंट 400, फाइनल प्रेशर बेटा कितना है, बचा हुआ x का प्रेशर कितना है बेटा, 100, ये कैंसिल कर लो बेटा। तो ये देखो क्या आया, 2.303 अपॉन 20 इंटू 2 log 2, तो बेटा 2 log 2 की वैल्यू 2.693 हो गया, ये 2 बेटा कैंसिल हो गया, डिवाइड 10 हो गया, 0.0693 हो गया, ये आपका आंसर है। 47 का बेटा थर्ड, 47 का थर्ड, के का फार्मूला बेटा प्रेशर के टर्म्स में क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 400, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 100, और बेटा ये लाने के लिए किसकी हेल्प लिया हमने, डाल्टन्स की। अगला देखिए बेटा, देखिए इसी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी बेटा आपको दिया है -dN2O5/dt बेटा दिया है, कितना दिया है बेटा,
6.25 इंटू 10 की पावर -3। अब किसका बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा? NO2 का। रिएक्शन देखो दी है, क्या दिख रहा बेटा? NO2 का स्टाइकियोमेट्री N2O5 का डबल है, तो स्टाइकियोमेट्री बेटा डबल है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बेटा क्या होगा? डबल। कितना हो जाएगा? 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, 6.25 इंटू 10 की पावर -3, 12.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, इसको अगर 1.25 में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा क्या पूछा है, और क्या पूछा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की स्टाइकियोमेट्री N2O5 से बेटा आधी है, तो DO2/dt क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 यानी 6.25 इंटू 10 की पावर -3, इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3.125 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है। 1.25 से शुरू कौन हो रहा बेटा? सेकेंड एंड 4, तो ये हो गया, और 3.125 इंटू 10 की पावर में सही है। ये वाला गलत क्यों है कि बेटा 6.25 लिखा है? तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड, 48 का सेकेंड। अगला देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा अगर आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट देगा तो बेटा ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर देगा तो बेटा यूनिट पूछेगा। nth ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 टाइम इनवर्स। अब देखो बेटा ये कंपेयर कर लो, लीटर की पावर, जब लीटर वाली पावर कंपेयर कर रहे n-1, आपके में बेटा कितना है? 1, n बराबर बेटा कितना आ गया? 2, तो आंसर बेटा सेकेंड, 49 का 2, 49 इज 2। अब जरा देखिए बेटा 50, देख लीजिए ये यूनिट का है। फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। अगर बेटा देखो आर्हेनियस इक्वेशन ये होती K बराबर A E की पावर -EA/RT। अगर बेटा एक्टिवेशन 0 हो जाएगी तो आपका जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है, ये बेटा क्या हो जाएगा? 1। K किसके बराबर होगा? A के, और ये बेटा K की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब बेटा K मैक्सिमम होता है यानी आर्हेनियस पैरामीटर के बराबर होता है, तो रेट कांस्टेंट बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो रेट कांस्टेंट आपको 300 केल्विन पर है, वही बेटा कितना होगा? 310 पर। जो वैल्यू बेटा यहाँ 3.2 इंटू 10 की पावर 4 लिखा है, तो 3.2 इंटू 10 की पावर 4 बेटा सेकेंड आंसर हो जाएगा। 50 का बेटा सेकेंड, ये बेटा 10 की पावर 4 लिखा है, ये भी बेटा 10 की पावर 4 है। आई थिंक ये 10 की पावर 8, उधर बेटा ज़्यादा सही लिखा है, ये 10 की पावर 5 लिखा है। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। याद रखो बेटा स्टेटमेंट, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि बेटा एक्टिवेशन 0 होने पर रेट कांस्टेंट पहले से क्या होता है? मैक्सिमम। पहले से मैक्सिमम होगा तो बेटा फर्दर बढ़ने के चांस नहीं होंगे। फिर देखो बेटा डायरेक्ट फार्मूले पर है, K दिया है, ऑर्डर दिया है, क्या पूछा है? हाफ लाइफ। डायरेक्ट फार्मूला 0.693 अपॉन K, 0.693। K देखो बेटा आपको सेकेंड में दिया है, तो 1.7 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। आवर में चाहिए तो डिवाइड बाई बेटा कितना कर दे? 3600। तो ये बेटा कितना हो गया? 0.693 इंटू 3600 डिवाइड बाई 1.7
इंटू 10 की पावर 5। नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ये 3600 अभी मत करो। 0.693 अपॉन के बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर -5। तो ये बेटा हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1.7। ये बेटा सेकंड में आ गया। ये लगभग बेटा आप इसको मान लो 17 चौको 68, तो ये बेटा 4 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड हो गया। ठीक, इसको बेटा 3600 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटा 2 जीरो ऊपर कैंसिल हो गई, तो ये बेटा बचा 100 और नीचे बेटा 9, तो ये लगभग 11 आवर के आसपास आ जाएगा। 11.3, 51 का बेटा थर्ड। ठीक है, अगला देखो बेटा, देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। देखो बेटा, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2 के होता है, जो क्लियरली बेटा क्या बता रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो बेटा क्या आएगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देख लो बेटा कौन सा होगा आंसर, फर्स्ट। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये बेटा सॉरी ये बेटा जीरो ऑर्डर का है, ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये बेटा सेकेंड ऑर्डर का है, और ये बेटा थर्ड ऑर्डर का है। तो देखो बेटा ये 4 स्टेटमेंट याद रखो। हाफ लाइफ इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो, इंडिपेंडेंट फर्स्ट, इनवर्सली सेकेंड, स्क्वायर के इनवर्सली थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। तो 52 का बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। अब जरा देखिए 53, ए रिएक्शन एज हाफ लाइफ 1 मिनट। तो ये तो बेटा सबको याद होगा, 99.9% कंप्लीट होने का टाइम 10 हाफ लाइफ के बराबर। तो 10 इंटू 1 बेटा 10 मिनट, ये आंसर होगा। 53 का बेटा सेकेंड, सबको रटा होगा, एनसीईआरटी में इसको डेराइव करके भी बेटा बता रखा है। फिर देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम। ए को बेटा 4 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन रेट बेटा क्या हो रहा, डबल। तो इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा, 1/2, सबको रटा होगा। देखो बेटा कैसे, ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं बेटा nth ऑर्डर की रिएक्शन है, nth ऑर्डर का रेट ला बेटा क्या हुआ, k a की पावर n। a की जो बेटा कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स। रेट बेटा केवल कितने टाइम्स हो रहा, 2 टाइम्स। तो देखो इधर क्या आया, 1/2, इधर बेटा 1/4 की पावर n, यानी 1/2 की पावर 2n, और इधर बेटा ये क्या है 1, तो 2n बराबर बेटा कितना हुआ 1, n बराबर कितना हुआ हाफ। तो करेक्ट आंसर बेटा थर्ड, 54 का थर्ड। अब जरा अगला देखिए बेटा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन आर आइडेंटिकल। रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट बेटा किस में होगा, जिसमें रेट लॉ रेट बराबर के होगा। सबको याद है क्या होगा, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम। तो आंसर बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो 55 का बेटा सेकेंड। तो
55 बेटा हो गया सेकेंड। अब 56 देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दिया है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, रेट पूछ रहा बेटा जब ऑर्डर मालूम हो, रेट पूछा जाए या बेटा निकालना हो, सबसे पहले रेट लॉ लिखो। आपको देखो रेट निकालना है, के दिया हुआ है, ए बेटा कितना दिया है 0.1। आंसर बोलो बेटा 6 इंटू 10⁻⁻⁴। करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड, 56 का सेकेंड। नेक्स्ट देखो बेटा 57। वंस अगेन बेटा बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, मान लीजिए पहले के रिएक्टेंट में बेटा, पहले के रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर एक्स है, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा वाई है, तो रेट लॉ बेटा ये हो गया। अब बेटा ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें या तो ए सेम हो या बी। तो देखो हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया। क्या दिख रहा बेटा, ए को सेम रखा, ए बेटा क्या है सेम, B2 को बेटा हम क्या कर रहे हैं डबल 2B2 कर रहे हैं। रेट बेटा कितने टाइम्स हो रहा, 2 टाइम्स। तो बोलो बेटा ऑर्डर कितना आया 1, B2 के रिस्पेक्ट में आपने क्या माना था y बराबर 1 हो गया। अब सेकेंड और थर्ड लो बेटा, सेकेंड एंड थर्ड क्या दिख रहा बेटा, सेकेंड एंड थर्ड में बेटा B2 क्या है सेम। बेटा हम A को क्या कर रहे हैं डबल, रेट बेटा क्या हो रहा नो चेंज, तो बेटा ऑर्डर कितना हुआ 0। तो क्लियर बेटा क्या दिख रहा, x बराबर क्या आया 0, y बराबर बेटा क्या आया 1, तो आंसर बेटा क्या हो गया फर्स्ट। तो रेट लॉ बेटा क्या आया के B2 की पावर 1 यानी के B2। 57 का बेटा फर्स्ट। अगला देखो 58, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन, आर्हेनियस है, एक्टिवेशन निकालना है, किससे निकालते हैं बेटा आर्हेनियस प्लॉट से, और आर्हेनियस प्लॉट बेटा किसके बीच में ड्रॉ होता है लॉग के वर्सेस 1/t, लॉग के वर्सेस 1/t यानी t इनवर्स, ये बेटा ग्राफ होता है, m क्या होता है -EA/2.303 कैपिटल R, इंटरसेप्ट बेटा क्या होता है लॉग a। तो करेक्ट आंसर 58 का बेटा फर्स्ट। 59 देखो आइडेंटिफाई 59, देखो बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। आपसे कह रहा है ये वाली एनर्जी क्या बता रही है, ये वाली एनर्जी बेटा बताती है ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के नंबर के पास यही एनर्जी है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मतलब बेटा जो मॉलिक्यूल, जैसे आप 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास लगभग इतनी एनर्जी है, ठीक है। चलिए बेटा आपका 59 का आंसर सेकेंड। एनसीईआरटी का ही बेटा ग्राफ है, ठीक। देखो यहां इन्होंने पूछ लिया क्या, यहां देखो एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। फिर देखिए 60, रेट कांस्टेंट बेटा वंस अगेन आपको दिया, कंसंट्रेशन दिया है, क्या पूछ रहा देखो बेटा बी का अमाउंट,
ए गिव्स बी। स्टाइक्योमेट्री बेटा क्या कह रही, जितना ए खर्च होगा उतना बेटा बी बनेगा। तो आप पता कर लो बेटा, ए कितना खर्च हुआ उतना बी बनेगा। तो देखो बेटा, टी बराबर 0 पे आपने 5 मोल पर लीटर लिया, कुछ नहीं बना ये। आफ्टर 20 मिनट या कह लो बेटा 1200 सेकेंड, इसका बेटा x खर्च हो गया, तो ये बेटा x बनेगा। तो जीरो ऑर्डर में जितना बेटा a खर्च होगा उतना b बनेगा। और आपने पढ़ा है बेटा जीरो ऑर्डर में रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट माइनस कंज्यूम। कंज्यूम को बेटा हम बोलते हैं k इंटू टी। तो ये बेटा आपका क्या है, खर्च हुआ अमाउंट। ए कितना खर्च हुआ, ठीक है ना, ए कितना खर्च हुआ, या चलो इसी से कर लेते हैं। ये बेटा देखो कितना दिया है 5, के बेटा कितना है 0.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बेटा 1200, ये हो गया 5 माइनस 0.72 4.28। ये बेटा क्या है, ए कितना बचा, लेकिन आपको क्या निकालना, ए कितना खर्च हुआ। तो बोलो बेटा था कितना 5, बचा कितना 4.28। तो बोलो बेटा ए खर्च कितना हुआ 0.72, और यही बेटा किसके बराबर होगा, बी के। तो करेक्ट आंसर बेटा 4th। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, खर्च हुआ अमाउंट के इंटू टी होता है, और के इंटू टी बेटा कितना है 0.72। तो बेटा इसका आंसर 4th। 61 देख लो। Rate constant for the first order reaction is K. Time required for the completion of 99%. सिंपल बेटा फार्मूला K बराबर 2.303। T कौन सा निकालना है 99 लॉग, जब भी डाटा बेटा परसेंटेज में दिया हो इनिशियल 100 99 कंप्लीट, तो बेटा बचा कितना 1, ठीक। तो बोलो बेटा T99 इक्वल टू क्या हुआ 2.303 लॉग 100 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 2 अपॉन बेटा के। तो देख लो बेटा कौन सा हुआ, 23 दूनी क्या होता है 46, आंसर बेटा 3rd। 61 का बेटा 3rd, 61 3rd। अगला देखिए बेटा, यूनिट बेटा करनी है, जीरो ऑर्डर की यूनिट बेटा रेट के बराबर होता है, सही है, ज्यादातर उधर बेटा ज्यादा अच्छा लिखा है। पहला बेटा करेक्ट है, प्रथम का बेटा सेकंड इनवर्स सही है, द्वितीय का बेटा लीटर मोल इनवर्स सही है, तृतीय का बेटा गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर बेटा 4th। तृतीय का बेटा सही कौन सा होता है, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर टाइम। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका क्या हुआ बेटा 4th। 3rd ऑर्डर की यूनिट बेटा वो होती है। तो 62 का बेटा 4। 63 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज यूनिटी, गलत है, ठीक। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब C12 H22 O11, इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम, ये क्या बनाता है 1 मोल बेटा ग्लूकोज 1 मोल बेटा फ्रक्टोज। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, लेकिन बेटा इसका ऑर्डर 1 होता है। ये क्या होता है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर,
क्योंकि रेट बेटा वाटर पे डिपेंड नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज ए सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सही है। देखो ये रिएक्शन लिखी है। मॉलिक्यूलरिटी के लिए बेटा क्या देखा जाता है, रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी 2, तो 63 बेटा पहला फॉल्स दूसरा सही, आंसर बेटा 4th, 63 का 4। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा, ये देख लो। फिर देखिए बेटा, आपको पी क्यू आर और 4 इधर दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो बेटा ऑप्शन ही नहीं सही बना है। एक मिनट देखो ये क्वेश्चन है क्या। अच्छा ठीक है, पी क्यू आर लिखा है, मैचिंग करनी है। तो देखो बेटा पी आर में बेटा ऑर्डर क्या है 2 इंटू हाफ, तो देखो पी के लिए बेटा क्या हो गया 3rd। यहां देखो 2 माइनस 1 बेटा 1, तो क्यू के लिए बेटा क्या हो गया 2। आर बराबर के, तो बेटा आर के लिए क्या हो गया 0, यानी बेटा फर्स्ट। देख लो कौन सा है, 3rd 2nd 1st, 64 का बेटा 3rd, 64 इज 3rd। फिर देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ 2 रिएक्शन आर एट सेम टेम्परेचर, हाउ आर द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बेटा एक्टिवेशन बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट घटेगा, ये कौन कहता है, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। एक्टिवेशन बढ़ेगी तो के घटेगा, तो देखो यहां पर इसका मतलब जहां रेट कांस्टेंट कम वहां बेटा एक्टिवेशन ज्यादा, तो देखो K1 ग्रेटर देन K2 है, इनवर्स का रिलेशन है बेटा, इनवर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखो तो अगर K बढ़ेगा तो एक्टिवेशन क्या होगी, घटेगी, तो E1 E2, तो E1 बेटा लेस देन E2, तो करेक्ट आंसर बेटा 2nd, 65 का 2। 66 देखिए बेटा, वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस का, रेट ऑफ दिस रिएक्शन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डीबी बाई डी टी। बी के टर्म्स में रेट बोलो, -1/3 dB बाई डी टी, और ये बेटा क्वेश्चन में कितना दिया है 3 इंटू 10⁻³ आपसे। आप देखो बेटा आपसे बेटा क्या पूछा है, -dB बाई डी टी, तो -dB बाई डी टी बेटा क्या होगा 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बेटा 9 इंटू 10⁻³ हो गया। आंसर बेटा 3rd, उधर ज्यादा सही लिखा हुआ, आंसर 3rd, 66 का बेटा 3rd। अब देखिए बेटा 67, फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ टी हाफ ऑफ रिएक्शन आर चेंजेस विथ इनिशियल कंसंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। ग्राफ ही नहीं है यार इसमें, तो क्वेश्चन में बेटा ग्राफ दिया है, पेपर में यहां बेटा नहीं बना है, तो देखो वो ग्राफ बना दे रहे हैं जो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टी हाफ 1/A0, तो देखो बेटा ये आपका सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ बेटा क्या होता है K इंटू A0, तो देखो बेटा ये y हो गया 1/K यानी x, m हो गया 1/A0 बेटा x हो गया, तो ये आपका बेटा सेकेंड ऑर्डर है, 67 का 3rd।
68 देखिए बेटा, कॉन्सिडर द रिएक्शन, हैबर प्रोसेस दिया है, DNH3 और DH2 में रिलेशन। तो बोलो अमोनिया के टर्म्स में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्लस 1/2 DNH3/dt प्लस, और हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या होगा 1/3 माइनस DH2/dt। अब आपको बेटा क्या रिलेट करना है, अमोनिया को हाइड्रोजन से। तो देखो चारों तरफ अमोनिया लिखा, तो यहां बेटा लिखो DNH3/dt, बेटा रोक लो, तो इधर बेटा क्या होगा -2/3 DH2/dt, -2/3 DH2/dt। तो 68 का आंसर बेटा सेकेंड। ठीक है, तो ये बेटा जो आज आपका नीट हुआ 46 से लेकर 68 तक बेटा हमने कर दिया। 69 ऑनवर्ड बेटा कोमल मैडम करेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे का सेशन कोमल मैडम के साथ कंटिन्यू करिए। So good evening everyone, this is your educator Komal Gupta and friends, अब 69 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे आप मेरे साथ, जिसमें पोर्शन है ऑर्गेनिक का, टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन। पेपर बहुत ही बैलेंस था, बहुत ही अच्छा था, थ्योरेटिकल भी था और कॉन्सेप्चुअल भी था। तो देखते हैं कितना आप लोगों ने सही किया, कितना गलत किया। मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में आपको एक रिएक्शन दी गई है, जिसमें रिएक्शन में आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखो पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पहली रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, पहली रिएक्शन में यहाँ पर ब्रोमीन एल्काइल हैलाइड लिया गया और KOH के साथ रिएक्शन किया गया और यहाँ पर एल्कीन मिला हुआ दिखा। इसका मतलब ये ऑफकोर्स ये अल्कोहलिक KOH रहा होगा और एल्कीन का मिलना इसका मतलब ये है एलिमिनेशन, है ना। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन रहा है तो ये रिएक्शन है एलिमिनेशन। दूसरे में देखिए यहाँ पर ब्रोमीन हटा और एक्वस KOH से रिएक्शन के बाद यहाँ पर OH आ गया। इसका मतलब ब्रोमीन हटा और OH आया। न्यूक्लियोफाइल्स ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, इसलिए ये है सब्स्टिट्यूशन। और कैसा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एलिमिनेशन था, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था एलिमिनेशन, और ये है सब्स्टिट्यूशन, वो भी किस तरह का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए ब्रोमीन ने ये बॉन्ड जो था पाई बॉन्ड उसको तोड़ के ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया। इसका मतलब ये है एडिशन रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि कैसा एडिशन है तो EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। चलो मैच करते हैं अपने आंसर को, कहाँ हमारा आंसर गिवन है। तो सबसे पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन एंड तीसरा है एडिशन। तो पहले ही ऑप्शन में बेटा मुझे ये क्वेश्चन मिल जा रहा है, ऑप्शन मेरे मिल जा रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि ये रिएक्शन ब्रोमीन की अगर रिएक्शन होती है तो हम इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज करते हैं और ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड। चलो लिख लेते हैं क्या दिया गया है। मेरे पास है एक बेंजीन, मेरे पास है बेंजीन और मेरे पास है एन प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब कि CH3 CH2 CH2 Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर अटैक करने वाला जो मेंबर होगा वो होगा, यहाँ से क्लोरीन अगर हटा के देखें तो ये एक कार्बोकेटायन यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है। और बेटा जी कार्बोकेटायन है तो रीअरेंज करता है, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CH प्लस NCH3, और ये अब +2 डिग्री का कार्बोकेटायन अब जाके अटैक करेगा बेंजीन पे। इसका मतलब है कि जो मिलेगा स्ट्रक्चर वो हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं होगा, ये होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं कॉमन नेम, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो पहले ही ऑप्शन में बेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन जो है वो पहले रीअरेंज करेंगे खुद को और फिर अटैक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिया गया NCERT 11 के पेज नंबर 322 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच दी फॉलोइंग कॉलम। आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, वेरियस एल्काइल हैलाइड दिए हैं, तो
तो एल्काइल हैलाइड्स की मैचिंग करते हैं उनके कॉमन नेम्स के साथ या उनके कुछ क्लासिफिकेशन के साथ। जैसे पहले वाले में CH3CHCl2, ठीक, तो नॉर्मल ये डाई हैलाइड है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये डाई हैलाइड है। दिया गया हमारे पास कि यहाँ पर एलाइल हैलाइड, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन एंड विनाइल हैलाइड। चलो ठीक है, एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। दूसरे वाले में है CH2Cl CH2Cl, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कार्बन पर एक एक क्लोरीन लगा हुआ है। ये हो गया हमारा विसिनल, और विसिनल को हम बोलते हैं एल्काइलीन डाई हैलाइड, मतलब बी मैच विद थर्ड, बी की मैचिंग थर्ड के साथ हुई। सेकेंड वाले की बात करते हैं। अच्छा, ये एक ही पर लगा है, ये हो गया हमारा जेमिनल, और जेमिनल को हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड, मतलब कि ए गोज विद सेकेंड। तो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए की सेकेंड के साथ मैचिंग है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर CHCl डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये Cl लगा है उसी कार्बन पे जो sp2 है, इसका मतलब ये हो गया हमारा विनाइल। इसका मतलब हम चले जाएंगे फर्स्ट पे, और ये हमारा बेटा जी डबली बॉन्डेड सिस्टम के बाद एक कार्बन, उसके बाद Cl लगा है, ये हमारा हो गया अलाइल। तो देखिए पूरी मैचिंग आ रही है सेकंड के अकॉर्डिंग, डी का फोर्थ। तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। तो ये क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, ये सारा क्लासिफिकेशन आपको दिया है पेज नंबर 165 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब बहुत आराम से देखना, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया, इंटेक्स में भी दिया गया है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है अपन लोगों ने। क्या करेंगे, ब्रोमीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जा रहा है डबल बॉन्ड पे। अब डबल बॉन्ड बेसिकली एडिशन रिएक्शन देते हैं, बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन होती है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आए, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा जी, क्योंकि HNU की प्रेजेंस में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा जो अटैक करेगा। अब इसको हम बोलते हैं अलाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक ब्रोमिनेशन बोलते हैं जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड होने जा रहा है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में, ब्रोमिनेशन। तो अब बेटा ब्रोमीन रेडिकल की बात करें तो वो ऐसी जगह पे जाके एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन करता है और उस हाइड्रोजन को हटाएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रखा है पहले से। मतलब जहां पर ब्रोमीन लग के सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन अटेन कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, वहीं पे ब्रोमीन अटैक करने वाला है। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अलाइल पोजीशन है ना, ये दो पोजीशन अलाइल है, ब्रोमीन यहाँ आए तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है बेटा जी, ये पहला वाला। यहाँ पर आके ब्रोमीन ऐड हो H को हटा के, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 डिग्री भी है और साथ में यहाँ पर ये अलाइल भी है। तो दो तरफ से इसको फेवर करने वाली चीजें हैं, एक तो रेजोनेंस भी हो रहा है और दूसरा यहाँ पर एक CH3 है जो फेवर करेगा फ्री रेडिकल को। तो सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा आंसर। एलाइलिक ब्रोमिनेशन में आपको यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर तो गिव अ कंपाउंड ए फर्दर रिएक्ट विद द एथेनॉल टू यील्ड। देखते हैं बेटा जी, क्लोरोबेंजीन है मेरे पास, बना लेते हैं। हमारे पास है ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ने किया है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा ये मेटल के साथ हेलोअरीन की रिएक्शन जो आपने पढ़ी है, यहाँ पर क्या बनता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट ने किसके साथ रिएक्शन की, एथेनॉल के साथ रिएक्शन की, और आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में अगर आप जानते हो तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ बेस काम करता है। अगर बेस है तो ये ऐसे H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा जो आसानी से रिप्लेसिबल हो। इसका मतलब है ये किसी ऐसी स्पीसी के साथ रिएक्शन करे जो इसको H+ दे दे, तो क्या करेगा, अपना R- और दूसरे का H+ लेके ये बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब है अपना R- और दूसरे का H लेके ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजीन। और यहीं पे एथेनॉल ही नहीं, एथेनॉल के अलावा अगर सिर्फ वाटर होता तो भी H+ वहाँ से मिल जाता, अमीन होता तब भी H+ मिल जाता, अमोनिया होता वो भी H+ दे देता, एसिटिलीन होता वहाँ से भी H+ चला जाता और सेम हमारा प्रोडक्ट बनता बेंजीन। तो हम आएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो आप देख रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन दी गई है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बिहेव करता है। 185 पेज नंबर पर 185 पे आपको मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 74 पे, बेंजीन और रिएक्शन विद द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, मतलब कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया गया है बेंजीन पे। तो बेंजीन पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लेते हैं बेटा। ये बेंजीन है हमारा और हमने यहाँ पर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ ही हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटा जी ये नाइट्रेशन कराते हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मुझे NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन मिलता है जो कि जाके बेंजीन के H प्लस की जगह लेता है, सब्सटीट्यूट करता है और इसीलिए इसको ESR बुलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर NO2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे। कहता है ये नाइट्रो बेंजीन बना मेरा। दूसरा भी और है बेटा जी, कह रहा है फॉलोड बाई, इतना तो हो गया, इसके बाद क्या हो रहा है, फॉलोड बाई रिएक्शन ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। तो Cl2 को हमने FeCl3 की प्रेजेंस में लिया, आप चाहो तो एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते थे, FeBr3 भी ले सकते थे। इसका मतलब मुझे एक लुईस एसिड चाहिए। फिर से अगेन ये ESR रिएक्शन है, तो बेटा क्लोरीनेशन कराना है। अब यहाँ पर क्लोरीन कहाँ लगेगा यही इसमें पूछा गया है। तो देखो ये NO2 कैसा है बेटा, NO2 -M है। -M का मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो मेटा पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि दो अगल बगल वाली पोजीशन पर ये कम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके लगेगा, मेटा पे आके लगेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है और ये NO2 क्या करेगा, इस Cl को लगा देगा मेटा पोजीशन, तो मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो देखते हैं यहाँ पर ये 3 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, तो 3 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर नाइट्रेशन दी गई है बट यहाँ पर उल्टा दिया गया, हमारे पास पहले क्लोरो है देन यहाँ पर नाइट्रेशन कराया जा रहा है, इसलिए क्लोरो ने क्या किया, नाइट्रो को आर्थो और पैरा पे दोनों मिक्सचर्स हमारे पास बन रहे हैं। नेक्स्ट है द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। कह रहा है मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बनाने के इनमें से क्या सबसे बढ़िया कंडीशन रहेगी। तो बेटा दो चीजें हैं, अगर हमने एल्केन को एक्सेस में लिया तो मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हमने हेलोजेनेटिंग एजेंट को एक्सेस में लिया, Cl2 को एक्सेस में लिया, तो मुझे फिर मिक्सचर्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। वहाँ पर मोनो भी मिलेगा, डाई भी मिलेगा, ट्राई भी मिल सकता है, टेट्रा भी मिल सकता है। इसका मतलब मिक्सचर्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, लेकिन मुझे अगर सिर्फ मोनो चाहिए तो हमें हमेशा एल्केन को ही एक्सेस में रखना पड़ेगा। बेटा नेक्स्ट है एक रिएक्शन दी गई है क्लोरोफॉर्म की, जहां पर ऑक्सीजन के साथ या हम कह सकते हैं एयर के साथ ऑक्सीडाइज कराया गया है और COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन एक जहरीली गैस यहाँ पर बन रही है। पूछ रहा है ये X क्या है, तो X पढ़ते हैं एन ऑक्सीडेंट, अ रिडक्टेंट, लाइट, नन ऑफ दीज। तो बेटा यस, यहाँ पर लाइट है, सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में जो फॉस्जीन गैस बनती है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉस्जीन गैस बनाता है। तो यहाँ पर जो X है वो सनलाइट है और यही रीज़न है कि हम क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं जिससे सनलाइट के एक्सपोजर में क्लोरोफॉर्म ना आने पाए। तो थर्ड विल बी द आंसर। तो यहाँ पर पूरा दिया भी गया है, देखो बेटा सेम रिएक्शन लिखी हुई, लाइट की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। 2-bromopentane is heated with potassium hydroxide in ethanol, the major product obtain H। 2-bromopentane, ओके, 5 कार्बन और 2 डिग्री ब्रोमाइड, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 ब्रोमो है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं एथेनॉल सोल्यूशन, मतलब अल्कोहलिक KOH। बेटा जी अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, ये एलिमिनेशन की तरफ ले जाएगा रिएक्शन को। एलिमिनेशन कराएगा तो हम सेटजेफ के अकॉर्डिंग उस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, यहाँ पर ये CH2 है, ये CH3 है, यहाँ से H हटने वाला है बेटा जी। ठीक, तो ये बॉन्ड बन जाएगा किसके बीच, 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि क्या बना, बेटा बना पेंट-2-ईन, लेकिन पेंट-2-ईन के अलावा भी मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन 2 हैं कि ट्रांस पेंट-2-ईन बना या सिस पेंट-2-ईन। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी एल्कीन बनती है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रही होती है, सिस और ट्रांस शो कर रही होती है, तो ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट होता है।
ट्रांस वाला जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा और सिस वाला जो बनेगा वो कम बनेगा। तो मेजर हमारा क्या हो जाता है, ट्रांस वाला। और हमसे साफ साफ क्लियरली यहाँ पर पूछा गया कि मेजर कौन, तो मेजर पेन टू इन में भी कौन सा फॉर्म है, ट्रांस वाला फॉर्म हमारा मेजर बनेगा। यहाँ पर देखिए बनाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एलिमिनेशन होगा और हमारे पास क्या बन रहा है फाइनली। तो देखो यहाँ पर 81% जो है वो पेन टू इन बन रहा है ट्रांसफॉर्म वाला, और पेन टू वन इन, अच्छा यहाँ पर सिस और ट्रांस की बात नहीं की गई है, इसमें भी ये जो ट्रांस टू इन बन रहा है इसमें भी ट्रांस वाला ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस वाला। Which of the following statement is not correct about SN2 reaction in alkyl halide? पढ़ते हैं। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, इस पे सर्कल कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वेयर द लीविंग ग्रुप इज अटैच। बिल्कुल सही बात है, जहाँ लीविंग ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप अटैच है, इसके जस्ट बैक साइड अटैक होता है SN2 में, यहाँ बैक साइड अटैक होता है, तो पहली बात तो सही है। हमसे नॉट पूछा जा रहा है, ओके। द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस इन वन स्टेप। हाँ बेटा, हमें पता है कि SN2 एक ही स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप की रिएक्शन होता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये बात अलग है कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है विच इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के 5 हाथ होते हैं, 5 वैलेंटी वाला हमारा कार्बन वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फेवर करेगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है कि वीक है या स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है, ये भी बात ठीक है। तो दोनों ही, तीनों ही पॉइंट अभी तक सही हैं। SN2 मैकेनिज्म इज प्रीडोमिनेंट इन टर्सरी एल्काइल हैलाइड, बस यहीं पे ये हो गए हैं गलत। 3 डिग्री के लिए बढ़िया है SN1 से जाना, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और SN2 की जब बात कर रहे हैं तो SN2 कहता है कि एल्काइल हैलाइड लेस क्राउडेड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। और 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा। तो इनकरेक्ट हमारा है 4th। यहाँ पर दिया भी गया है ये चार्ट पूरा 178 पेज पे, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं NCERT 12th पार्ट में। फिर से एक मैचिंग आई है, और मैचिंग आई है पॉलीहेलोजन कंपाउंड से। पॉलीहेलोजन कंपाउंड बेटा जी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पूरा एल्काइल हैलाइड सभी बच्चे पढ़ेंगे NCERT से, बट ये एक वो पेज है जहाँ पर लोग स्किप करके निकल जाते हैं या फिर थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लगता है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। हर पॉलीहेलोजन कंपाउंड के यूजेस दिए गए हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स दिए गए हैं। हार्मफुल में भी आपको 2-3 तरह से हार्मफुल इफेक्ट दिए गए हैं कि लेस एक्सपोजर में हो तो कौन सी डिजीजेज होती हैं, क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स होते हैं, और ज़्यादा एक्सपोजर में जाएं हम उस पॉलीहेलोजन कंपाउंड के तो हमारे पास क्या चीज़ें सिम्टम्स आती हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि PYQ में एक 4 नंबर का क्वेश्चन पड़ा है CCl4 को लेके, तो इस पेज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि इस पेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेटा इसको पायरीन भी बोलते हैं, और पायरीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पायरो मतलब आग, फायर, लेकिन ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग बुझाने की तरह, अग्निशामक की तरह काम करता है। मिथाइलिन क्लोराइड है CHCl2, हम डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, ये एज अ पेंट रिमूवर में काम आता है। और इसके अलावा भी NCERT ने कई सारी चीज़ें दी गई हैं, मेटल को टार्निश करने के काम में आता है। DDT, बेटा पूरा नाम आपको आना चाहिए DDT का, ये एक इंसेक्टिसाइड है और साथ ही नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा लिखा है इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसका यूज अब कई सारे कंट्रीज़ ने बांट कर रखा है, यूनाइटेड स्टेट ने बांट कर रखा है, लेकिन अभी भी कई सारी कंट्रीज़ में ये अभी भी यूज किया जाता है। फ्रेयॉन का यूज हम करते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। तो चलो मैचिंग देख लेते हैं। डी का गया है सेकेंड, एक ही ऑप्शन में मेरे पास क्लियरली अलग अलग आंसर आ रहा है। डी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का हमारा फर्स्ट, हाँ, तो 4th विल बी द राइट आंसर। और ये देख सकते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड का पूरा पेज, जहाँ पर प्रॉपर पूरी ढंग से लिखे गए हैं सारी चीज़ें जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का हर बार पूछा जा रहा है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो लगभग हर साल आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट को हम सबसे पहले तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हम जाते हैं ब्रांचिंग की तरफ, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो हम इन 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
अब अल्काइल हैलाइड्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जब आप अल्कोहल में पढ़ोगे तो वहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल यहाँ देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर है क्योंकि ऑल आर द आइसोमर्स, ठीक, ये एन ब्रोमोब्यूटेन के सारे आइसोमर्स दिए गए हैं। तो हम जाएंगे सेकेंड वाले से, तो ब्रांचिंग जिसमें सबसे कम, जैसे सेकेंड वाले में सबसे कम, तो सेकेंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रांचिंग कम है फर्स्ट वाले में, उसके बाद है सबसे ज़्यादा थर्ड वाले में, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, और ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए गिवन है थर्ड ऑप्शन में। तो 80 नंबर क्वेश्चन को देखना हो तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कंसेप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दिया है और सेम क्वेश्चन दिया है 172 और 173 नंबर पेज पे सेम क्वेश्चन है बेटा, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी दी गई, बट आपको वैल्यू नहीं याद रखना। अगर आपने वो पैटर्न भी याद कर लिया ना कि ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। When an alkyl halide react with silver nitride, the major product will be, मेजर पूछा जा रहा है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की बात करें बेटा, तो एल्काइल हैलाइड के आपने दो रिएक्शन पढ़ी हैं कि क्या होता है जब KONO के साथ रिएक्ट किया जाए, पोटेशियम नाइट्राइट और एक बार सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ आपसे तो पूछा गया है सिल्वर नाइट्राइट, लेकिन हम डिस्कस दोनों को कर रहे हैं बेटा जी। जब पोटेशियम नाइट्राइट की बात करें तो पोटेशियम हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे ही पानी में डालोगे, जैसे ही सॉल्वेंट में डालोगे ये टूट जाएगा तो यहाँ पर O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से X माइनस हटा, ये R प्लस पड़ा है, R प्लस में अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा RONO, इसको बोलते हैं हम एल्काइल नाइट्राइट। ये है हमारा एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन यही काम जब सिल्वर करना चाहे तो सिल्वर ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, कोवेलेंट नेचर है बॉन्ड का, ये वाटर में टूटेगा नहीं। तो अब कौन R प्लस पे रिएक्ट करता है, अटैक करता है? नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल पहले अप्रोच करते हैं, और यही रीज़न है कि R के साथ पहले जुड़ने वाला बंदा होता है नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पर कौन जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, और ये यहाँ पर बन जाता है नाइट्रो एल्केन। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बेटा जी जो नाइट्राइट है आयन, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। दो डोनर साइट हैं, यहाँ से O माइनस की तरफ से, और नाइट्रोजन के लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है इस चार्ट में, ये देखो KCN और AgCN का सेम यही है, और KNO2 और AgNO2 का भी यही, ये न्यूक्लियोफाइल का चार्ट दिया गया आपके पास। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट? बेटा जी डेटा में दिया गया, जहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, वहाँ पर आपको डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर दिया गया है। डाइपोल मूवमेंट वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का बहुत स्मॉल साइज है, और यहाँ पर डेटा बात करें तो CH3Cl का ज़्यादा होता है CH3F से, है ना। बाकी सबका वैसे ही घटता जाएगा, CH3Br और फिर आ जाएगा CH3I। कितना अंतर आता है बेटा? 1.860 डिवाई ये होता है, और वहीं अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो ये हो जाता है A 1.847 डिवाई। इसका मतलब बहुत ही स्लाइटली अंतर है, लेकिन अंतर है, और उसमें क्लोराइड का ज़्यादा है। तो मिथाइल क्लोराइड की जब बात करेंगे तो अमंग द ऑल मिथाइल हैलाइड्स, मिथाइल क्लोराइड हैव हायर डाइपोल मूवमेंट। ये देखो यहाँ पर, ओके गुड, डेटा भी बेटा लिखा है। देखो ये जो हमने आपको अभी लिख के दिखाया है वो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, है ना। डेटा में कितने का अंतर है? क्लोराइड वाले का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको हम हैलाइड एक्सचेंज भी कहते हैं, जिसमें दो आती हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। चलो चेक कर लेते हैं बेटा। पहली वाली रिएक्शन की बात करें तो ये X रिप्लेस बाई NaI के I के साथ, तो ये है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये तो हैलाइड एक्सचेंज कहलाती है, तो पहला तो है ही। साथ में और देखते हैं, C डबल बॉन्ड C पे HX की रिएक्शन। बेटा यहाँ हैलाइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, ये EAR रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX। HX मतलब HCl, HBr, HI का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर ROH ये ल्यूकस रिएजेंट है बेटा यहाँ, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि OH हट के X आ रहा है, तो ये NSR हो रहा है यहाँ पर EAR हो रहा है। यहाँ देखते हैं बेटा जी, यहाँ पर टोल्यूइन है, और डार्कर कंडीशन में लिविक एसिड की प्रेजेंस में इसने क्या किया, इसने X आर्थो और पैरा पे लगाया, मतलब ये हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन मतलब ESR बेंजीन की रिएक्शन है। एक ही रिएक्शन जो है
वो मेरे पास हैलाइड एक्सचेंज है। और टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम चलेंगे। यहाँ पर है भी बेटा जी हैलोजन एक्सचेंज में कि फिंकलस्टीन रिएक्शन दी गई थी, और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स हैं। 2 मेथड्स हो सकते हैं, अगर फ्लोराइड बनाना हो तो स्वार्ट्ज और आयोडाइड बनाना हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें से आपके पास फिंकलस्टीन दी गई है। नेक्स्ट, विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट DDT। फिर से बेटा जी वही पॉलीहेलोजन वाला चार्ट। तो DDT के बारे में पूछते हैं तो इट इज़ फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, यस बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछना है। इट्स केमिकल स्टेबिलिटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम। हाँ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल, ये हमारे फैट में रहता है, यूरिन के थ्रू ये जाता नहीं है। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड, तो ये भी सही है, यस। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, नहीं बेटा जी, बात प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता एनिमल के थ्रू, और यही हमारा गलत स्टेटमेंट है, ये है रॉन्ग। तो थर्ड विल बी द रॉन्ग आंसर। चलिए देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में लिखा हुआ है कि DDT इज नॉट मेटाबोलाइज, नॉट है यहाँ पर, वहाँ पर लिखा था मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली बाय द एनिमल। और ये बेटा जी ये PYQ का क्वेश्चन है, ये इधर ही 1-2 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बॉटल कंप्लीटली फिल्ड बिकॉज, बेटा फिर से अगर हम बोलें तो वही पॉलीहेलोजन कंपाउंड वाला पेज जो आप स्किप करते हैं, वहाँ से फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्यों हम फिल्ड करते हैं बॉटल कंप्लीटली फिल्ड और डार्क कलर लेते हैं और पूरा ऊपर तक फिल करते हैं, टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। नहीं, फॉस्जीन तो हमें नहीं चाहिए होती है ना। टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन, यस बेटा जी, कि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि फॉस्जीन ना बनने पाए। चेक का मतलब यहाँ पर है द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को रोकना। तो सिर्फ हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहली बात तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन बनाता है, तो रिडक्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ सेकेंड पे जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है completely it is therefore stored in closed dark color bottle completely filled so that air is kept out, है ना, और एयर बाहर रहे जिससे कि ये कार्बोनिल क्लोराइड में चेंज ना होने पाए। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ग्रुप बाय OH group, hydroxyl group in chlorobenzene is easier if nitro group is present at ortho and para position। हाँ बात सही है। तो बात ये तब की है जब हमसे बोला जा रहा है कि क्या ये हेलोअरीन NSR रिएक्शन देते हैं। एल्केन तो बहुत अच्छे से NSR देते हैं, SN1 SN2, बट क्या हेलोअरीन भी NSR देती हैं? तो आंसर आता है नहीं। रीज़न है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कैटायन, और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल को आने भी नहीं दे रहे, अप्रोच भी नहीं करने दे रहे। तो बहुत ढेर सारे रीज़न, इसके 3 या 4 रीज़न आपको बताए जाते हैं कि क्यों ये Cl का निकलना टफ है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये फेवर करता है, क्योंकि इस बॉन्ड को, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा जी, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को वीकन करेगा। जो ये C के साथ Cl जुड़ा है, इस बॉन्ड को ये मजबूती नहीं, ये वीक करेगा। तो चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ठीक था कि हम यहाँ पर NSR की रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं टू ऑन इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रो ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक बात और है कि या तो हम नाइट्रो ग्रुप लगाएं या फिर हम हीट या टेम्परेचर दें, जैसे डाउस प्रोसेस में करते हैं आप। तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप लीड्स टू स्ट्रेथनिंग ऑफ द CCl बॉन्ड। बेटा बस यही गलत है, ये वीकन करता है, ये कमजोर करता है, ना कि मजबूत। तो पहला तो सही है असर्शन, और दूसरा रीज़न इसका गलत है। तो पहला असर्शन सही है बट रीज़न फॉल्स है। तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ कि असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ये भी PYQ मॉडिफाइड है। एक बहुत ही क्लासिफिकेशन से छोटा सा क्वेश्चन कि इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है। तो जेमिनल विसनल में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि एक तो है जेमिनल और एक है विसिनल। तो विसिनल बन गया, बनाते हैं हम जेमिनल को। कहते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। तो बेटा जी जिसमें 2 क्लोरीन लगे हैं वो है एथाइलीन डाइक्लोराइड, है ना। दोनों में अलग अलग लग रहे हो तो डाइक्लोराइड। अच्छा, और ये वाला कौन सा है? ये है एथाइलिडीन, डी यहीं पे आ गया, एथाइलिडीन। और एक ही बार हम क्लोराइड लिखेंगे,
एक ही कार्बन पे है तो हम एक ही बार क्लोराइड को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर एथाइलिडीन क्लोराइड है, इसका मतलब ये है जेमिनल डाइहैलाइड्स। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, लिखा भी है बेटा जी, देखो जी, एथाइलिडीन जेमिनल को बोलते हैं और एथाइलीन हम बोलते हैं विसिनल को। विच वन इज स्वार्ड रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा स्वार्ड्स में क्या करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड की बात करेंगे। एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और मुझे हैवी मेटल के फ्लोराइड्स लेने होते हैं टू एक्सचेंज एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करने के लिए हैवी मेटल्स में हम सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, मरकरी का फ्लोराइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक में एंटीमनी फ्लोराइड लिया हुआ है, ये भी सही है बेटा, और दूसरे में AgF लिया, यहाँ एरो बने हुए हैं रिएक्शंस के बीच, ये भी सही है। तीसरी रिएक्शन में लिखा है बोथ 1 और 2, और फोर्थ में आपको 2 मोल एल्काइल हैलाइड और सोडियम के साथ रिएक्शन, ये तो वुड्स रिएक्शन हो गई बेटा, ये वुड्स रिएक्शन दी गई है, ना कि स्वार्ड्स। तो हमारे पास आंसर आएगा थर्ड, जिसमें हम दोनों ही कैटलिस्ट को ले सकते हैं, दोनों ही रिएजेंट को ले सकते हैं। ये लिखा भी है बेटा, देखिए पेज नंबर 170 पर है। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में एक एल्काइल हैलाइड दिया गया है, जिसको हमने यहाँ पर 3 डिग्री लिखा हुआ है, ये हटेगा ये 3 डिग्री और ये हटेगा ये 2 डिग्री। टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन कह रहा है पहला वाला लेस रिएक्टिव, नहीं भाई पहला वाला तो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और हमें पता है SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो पहला वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दूसरा वाला, उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव, तो ये तो हो गया गलत स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट प्रीडोमिनेंटली बाय SN1 मैकेनिज्म। यस, व्हाट वी से, कि हम यही तो कह रहे थे कि टर्सरी 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री या 1 डिग्री वाले से। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट पहला वाला गलत है। चलो चेक करते हैं कहाँ दिया गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलते हैं। ये देखो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया SN1 SN2 को। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा बेंजीन पे अगर हाइड्रोजन हटा के कुछ बैठ रहा है तो आप ESR रिएक्शन बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पहले वाले पे ये N2Cl पूरा निकल के Cl, नहीं ये ESR नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है यहाँ पर। UV राइज की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल है बेटा जी, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये। यहाँ पर देखो Cl2 बेंजीन पे लग रहा है, H हटा के Cl बैठा और एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में आया, ये हेलोजिनेशन है बेंजीन का, जो कि ESR रिएक्शन है, और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट वाले में फिर से हीट ली गई है, तो हीट लिया गया और साथ में यहाँ पर OH से Cl बन रहा है, इसका मतलब फिर से ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको कि OH हटा और Cl बैठा, तो इलेक्ट्रोफाइल जहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है Cl+, वो है 3rd वाली रिएक्शन। और आप देख सकते हो यहाँ पर दिया भी गया है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, तो बेटा ये रहे आपके नीट के टोटल केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक बारी अगर आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन गलत हुए हैं तो एक बार उसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।